राव मालदेव जी का शासनकाल है कहां से लगाकर कहां तक? 1532 से 1562 तक। इनके पिताजी का नाम था राव गांगा, माताजी का नाम था मणिक दे। गांगा जी की कहा जाता है हत्या के बाद चले जाते हैं कहां पर? सोजत पाली चले जाते हैं, और सोजत पाली के अंदर ही इनका क्या होता है? राज्य अभिषेक 1532 में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना। राज्य अभिषेक कहां पर हुआ? सोजत पाली में। कहां पर हुआ? सोजत पाली में। इनको कई उपनामों से जाना जाता है, बहुत वीर शासक थे। पारसी इतिहासकार इन्हें हस्मत वाला राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्मत का मतलब हुआ ठरके वाले राजा। बदायूनी इन्हें भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहकर पुकारते हैं, और अब्बुल फजल और फरिश्ता ने इनको भारत का सबसे ताकतवर राजा कहा है या शक्तिशाली राजा कहकर पुकारा है। इन्हें हिंदू बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू बादशाह। हिंदू सूरज है बप्पा रावल, हिंदू पत है राणा सांगा, और हिंदू सुरतान है। सूरज सबसे पहले उदय होता है, तो सबसे पहले मेवाड़ के अंदर बप्पा रावल हुए। ये तीनों ही एक ही राजवंश से संबंधित हैं, तीनों ही एक दूसरे के वंशज हैं। सबसे पहले बप्पा रावल, तो सूरज पहले उगता है, तो याद रखना कि हिंदू सूरज किसे कहते हैं? बप्पा रावल को। हिंदू पत दिखाने का काम किसने किया? राणा सांगा ने। और सुर ताड़ने का शौकीन कौन थे? राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा। यानी हिंदू सुल्तान कहा जाता है राणा कुंभा को। हिंदू नाम से इतिहास में 4 उपाधियां मिलती हैं, ये चारों ही ये हैं। और दल थंबन किसे कहा जाता है? गजे सिंह जी को। किसे कहते हैं? गजे सिंह जी को कहा जाता है। वो मेवाड़ से संबंधित हैं, ये मारवाड़ से। मालदेव जी का राज्य अभिषेक हुआ सोजत में। कहां पर हुआ? सोजत में। राजा बनते ही सबसे पहले 1533 में भाद्रा जून जालोर पर आक्रमण करके वहां के शासक वीरा को क्या किया? पराजित। वहां के शासक वीरा को क्या किया? पराजित। उसके बाद नागौर हमला किया। नागौर पर हमला करके 1533 में दौलत खां को पराजित कर दिया, और दौलत खां भागकर कहां चला गया? दिल्ली के बादशाह हुमायूं के पास चला गया। उसके बाद कहा जाता है 1535 के अंदर मेड़ता पर हमला किया। मेड़ता के शासक विरमदेव को पराजित किया। कारण बताया जाता है युद्ध का, बचपन का लड़ाई, दरिया जोश हाथी। कहानी बता दी कि हाथी जैसे ही पहुंचता है कहां पर? मारवाड़ की सीमा में, और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन वास्तविक युद्ध का कारण था अजमेर। अजमेर पर शासन करने की दोनों में होड़ थी, मालदेव जी और विरमदेव में। इस कारण यह मुख्य युद्ध हुआ। ठीक है। उनके बाद कहा जाता है कि 1536 के अंदर इनका विवाह होता है। कहां पर? कहां पर विवाह होता है? जैसलमेर के अंदर विवाह होता है लूणकरण जी भाटी के पुत्री उमा दे। क्या नाम है? उमा दे। विवाह के कुछ समय के बाद ये रूठ जाते हैं, रूठ कर चले जाते हैं कहां पर? अजमेर तारागढ़ दुर्ग में। कहां पर चले गए? तारागढ़ में। कुछ समय के बाद शेरशाह सूरी के आक्रमण का खबर आने पर मालदेव जी इन्हें बुलाने के लिए भेजते हैं। किनको? ईश्वरदान जी बारठ को। बारठ जी जाते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं तब मालदेव जी की अन्य रानियों को पता चल जाता है कि अगर वापस आ गए तो वो अपने तरफ से उन्हें रोकने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं, आशा शाह बारठ को भेजते हैं। आशा शाह बारठ रूठी रानी को देखते हुए एक दोहा कहते हैं कि मान रखे तो पिव रखे तज मान, दोनों गए दिन बंद एके खंबे ठान। यानी अगर मान रखना है तो अपने पति का क्या कर दो? त्याग कर दो। और अगर पति को रखना है तो अपने मान का क्या कर दो? त्याग। जैसे एक खंबे पर 2 गयंद, गयंद पर्यायवाची है हाथी का, जैसे एक खंबे पर 2 हाथी नहीं बांधे जा सकते, वैसे ही रानी सा ये मान और रूठना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए दोनों चीजें आपको साथ नहीं मिलेगी, दोनों में से एक चीज का चुनाव करना होगा। दोनों में से एक चीज का चुनाव क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो अब रानी कहती है मैं तो अपना मान ही रखूंगी। ठीक है, मान ही रखूंगी। वो गुरोज चली जाती है। कहां पर? एक जगह थी गुरोज, जहां पर मालदेव जी के पुत्र एक थे, अन्य पुत्र राम रहते थे, उनके पास चले गए। और बाद में इनकी पगड़ी के साथ क्या हो गए? सती हो गए। क्या हो गए? सती हो गए। समझ में आ गो? सती होना, पति की निशानियों के साथ सती होना, उसे अनुमरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमरण कहा जाता है। समझ में आ गो? तो ये घटना हो गई 1536 की। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या घटनाएं घटित हुई। अब देखो और क्या क्या घटना घटित हुई। देखो
समझना, धीरे धीरे आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। 1536 के अंदर रूटी रानी की घटना घटित हो गई। मालदेव जी अब भी राज कर रहे हैं, कहां पर? कहां पर? मारवाड़ में। कहां पर राज कर रहे हैं? मारवाड़ में। मारवाड़ के अंदर बात है कब की? 1538 आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 36 से आगे बढ़ते बढ़ते 1538 आ जाते हैं। और मालदेव जी कहा जाता है अन्य विवाह करते हैं, अन्य विवाह करते हैं। बताओ मालदेव जी के समय मेवाड़ में कौन है? मेवाड़ के शासक कौन है मालदेव जी के समय? तो याद रखना, मेवाड़ के शासक है राणा उदय सिंह जी। कौन है? राणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिता, महाराणा प्रताप के पिता। उदय सिंह जी के एक सेनापति थे जिनका नाम था जैत सिंह चुंडावत। जैत सिंह चुंडावत, जैत सिंह चुंडावत, ठीक है। हाँ भाई, जैत सिंह जी याद रह जाएगा। जैत सिंह जी इनके क्या थे? सेनापति। मालदेव जी कहा जाता है अपने एक रिश्ता भेजते हैं यहां पर। कहा जाता है जैत सिंह जी चुंडावत के एक बेटी थे जिनका नाम था स्वरूप कंवर। क्या नाम था? स्वरूप कंवर एक बेटी थे, इनके लिए भेजते हैं रिश्ता, ठीक है। और मालदेव जी और स्वरूप कंवर का आपस में क्या हो जाता है? विवाह। आपस में क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। कोई तकलीफ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। स्वरूप कंवर आ जाते हैं जोधपुर के अंदर और मारवाड़ के अंदर ये एक बताते हैं, बनाते हैं बहू जी का झालरा। बहू जी का झालरा ये बनाया गया है, याद रखना, स्वरूप कंवर जी के द्वारा जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर के अंदर बहू जी का झालरा फेमस है, जो किनके द्वारा बनाया गया? स्वरूप कंवर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब मालदेव जी और स्वरूप कंवर का जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन कहा जाता है घटनाएं तो घटित होकर रहती हैं, ठीक है। मालदेव जी को कहा जाता है काफी समय से, कहा जाता है इनके सासू जी बुला रहे थे, कहां पर? के एक बार आओ नी जवाई जी मोरे आंगना की जगह बुलाता। हाँ, थाने सासू जी बुलावे घर आज जवाई लाडकड़ा। पहली बार आवे जी को बड़ो कोड करिया करे जवाई जीरो, ठीक है। आजकल तो फैशन भी खतरनाक खतरनाक चल रही है, ठीक है। जवाई जी आवे जने हाउ जीन मतलब हाड़ी जीन हैंग ना ची। जवाई जीरो कहीं करी स्वागत करी, कौन करी स्वागत। पहली बार में होना भी चाहिए। पहली बार थोड़े ही घर थोड़ा जीजो जी आवे थे, स्वागत करो, कौन करो? वो जिनके आगे जी, वो जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, वो है मेरे जी जा जी, है परा, ठीक है। जीजा जी रे महीने आगे भी कहीं आवे जी, लारे भी कहीं आवे जी, ठीक है। जी जो जी या जी जा जी, ठीक है। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, ठीक है। तो गए कहां पर? कहां पर गए? मेवाड़ में गए। बहुत बढ़िया बात है, मेवाड़ के अंदर गए, भव्य तरीके से स्वागत किया गया। शाम को बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम के अंदर अलग अलग ने नृत्य किया, ठीक है। वहां पर कहा जाता है मालदेव जी के साली जी थे, उन्होंने भी नृत्य किया कि जीजा मैं तो लागू साड़ी माने, ठीक है, पान खिला दे, ठीक है। याद तो थोने है, ठीक है। हाँ, याद तो थोने है पर, ठीक है। देखो हम जो, हाँ, तो वहां पर अब मालदेव जी ने पूछा कि भाई ये कौन है? जैत सिंह को पूछा कि ये हमारी छोटी बेटी हैं, स्वरूप दे की छोटी बहन आपके साड़ी जी, ठीक है। मालदेव जी ने कहा इनको भी रवाना कर दो, इनसे भी विवाह करूंगा। क्या करूंगा? हम जैत सिंह जी कहो पौनो करो की करो, एक बाई दे दी, ठीक है। हाँ, ये कोई थोड़ी होवे, ठीक है। मैंने कम कही काल है, ठीक है। देखो हम जो, तो भाई मालदेव जी ने कहा नहीं तो मेरे से युद्ध करो, मैं युद्ध में जीत कर लेकर जाऊंगा, ठीक है। तब कहा जाता है जैत सिंह जी ने उनको समझाया, भाई समझाया कि ऐसे करो, आप जाओ वापस, कुछ समय के बाद हम विवाह का आयोजन करके भेज देंगे। कहा जाता है जैत्र सिंह जी ने बाद में इनका विवाह कर दिया जयपुर के अंदर, और जिसको लेकर भी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच क्या हुआ था? आपस में युद्ध हुआ था। ये एक कहानी है जिसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस कारण इनसे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कभी भी युद्ध नहीं होता। पहले ये कहानी दी जाती थी, वर्तमान के किताबों में ये पूर्णतः क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। लेकिन जो भी कारण रहा होगा, इनके बीच आपस में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। 1532 तक मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। जब बहादुर शाह का आक्रमण होता है तब मारवाड़ वालों ने बढ़ चढ़कर मेवाड़ वालों की मदद की थी, लेकिन यहां पर इनके संबंध विच्छेद हो जाते हैं।
चलो जो भी रहा होगा, देखो आगे पढ़ते हैं आगे। उसके बाद कहा जाता है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच 1557 के अंदर एक युद्ध हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध। कैसा युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, वो भी याद रखना, वो भी मालदेव जी के समय हुआ था 1557 के अंदर। हरमाड़ा का युद्ध मेवाड़ और मारवाड़ की बीच हुआ था। अब देखो धीरे धीरे कहा जाता है मालदेव जी ने अपने आसपास के सभी प्रदेशों को क्या कर लिया? जीत लिया। दिल्ली का राजा कौन है बताओ? दिल्ली का राजा कौन है? दिल्ली का राजा है हुमायूं। दिल्ली के अंदर कौन बैठे हैं? हुमायूं। थोड़ा सा दिल्ली का घटनाक्रम देखना पड़ेगा, उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। दिल्ली का राजा है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं कहा जाता है दो युद्ध लड़ता है, एक 1539 ईस्वी के अंदर और एक 1540 ईस्वी के अंदर। एक तो 1539 और एक 1540, दो युद्ध लड़ता है हुमायूं। पहला युद्ध तो होता है चौसा का युद्ध और दूसरा युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध। कौन कौन सा? चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। चौसा के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो जाता है और बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं क्या हो जाता है? पराजित। चौसा और बिलग्राम के दोनों युद्ध हुमायूं हार जाता है और हुमायूं को ये दोनों युद्ध हराने वाला व्यक्ति होता है फरीद। फरीद खां। कौन होता है? फरीद खां। एक बार ये फरीद खां था निहत्था, इसने शेर का शिकार कर दिया जंगल में, इसलिए इस फरीद खां को शेर खां कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? शेर खां कहा जाने लगा। ये शेर खां ने पराजित कर दिया और हुमायूं को पराजित करते ही ये शेर खां दिल्ली का बना राजा। दिल्ली का राजा बना और राजा बनते ही इसने नाम अपना परिवर्तन कर दिया शेर शाह। क्या कर दिया? शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली का क्या बन गया? राजा। ठीक है, दिल्ली का क्या बन गया? राजा। अब शेर शाह सूरी दिल्ली का राजा है, हुमायूं क्या हो चुका है? पराजित। हुमायूं क्या हो चुका है? पराजित। हुमायूं जैसे ही पराजित हुआ, हुमायूं ने देखा भारत के अंदर और शेर शाह सूरी को टक्कर देने वाला राजा कौन है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले आया किनकी ख्याल? मालदेव जी का। इसलिए दिल्ली से सिंध जाने के लिए निकला हुमायूं और इस तरीके से रास्ता लेते लेते यहां आया मारवाड़ में, जोधपुर आया और जोधपुर में एक चौखा जगह आई हुई है, चौखा के पास बना हुआ है जोगी तीर्थ। क्या बना हुआ है? जोगी तीर्थ बना हुआ है। वहां पर आकर हुमायूं ठहरा और हुमायूं ने अपने विश्वास पात्र सेनापति को भेजा कि जाकर मालदेव जी से पूछ कर आओ क्या वो भाई शेर शाह सूरी के खिलाफ हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो हुमायूं का विश्वास पात्र व्यक्ति गया मालदेव जी के पास कि क्या आप मदद करोगे या नहीं करोगे हुमायूं की। उधर शेर शाह सूरी को पता चल गया कि हुमायूं सहायता मांगने के लिए किनके पास गया है? मालदेव जी के पास। शेर शाह सूरी ने भी अपना गुप्तचर भेजा कि जब हुमायूं तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आए तुम हुमायूं को पकड़ लेना। अब मालदेव जी के अंदर यह समस्या फंस गई कि अगर हुमायूं को पकड़े, आया हुआ मदद मांगने के लिए आया हुआ व्यक्ति को अगर भाई पकड़ ले तो ये राजपूती गरिमा के खिलाफ होता था, राजपूती गरिमा के खिलाफ है। और अगर अगर इनको नहीं पकड़े तो शेर शाह से सीधी क्या होगी? दुश्मनी। तब मालदेव जी ने बीच का रास्ता अपनाया। क्या अपनाया? देखो मालदेव जी ने टाड़ा मटोड़ा का काम किया। हुमायूं को कहा कि कुछ दिनों तक हम सोचते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए इंतजार करो। समय गुजरता देख हुमायूं समझ गया कि मालदेव जी हमारी मदद करेंगे नहीं, ठीक है। और ये भी चाहते थे कि चले जाए। क्या कर जाए? चले जाए। जो आप और घर कोई मेहमान आ जावे, अब आप बोने जाऊनो भी नहीं कह सको, ठीक है, और हल्ली देर रोक भी नहीं सको, कटे आप और भी जानो होवे, कोई भी काम होवे तो आप कहीं करो। भाई ऐसे मेहमान हम कहीं पर रवाना होने वाले हैं और हमारे घर में आ गए, जिनको हम ये भी नहीं कह सकते कि अतिथि तुम कब जाओगे, ये भी नहीं कह सकते और उनको ज्यादा समय तक क्या नहीं कर सकते? रोक भी नहीं सकते। भाई अतिथि तो होता ही वही है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, उसे कहते हैं अतिथि, यानी जो बिना तिथि के टपक जाए। यो कौन एक फोन करन आऊं, आजकल तो एडी फैशन होगी, जो पहला टाइम में कहता हूं तो कि मैं और पावना कहीं आ सके, यानी बरसात का पता नहीं चलता, कभी भी आ सकती हैं और जमाई जी कभी भी आ सकते हैं। आजकल बे दो ही टाइम, आज बरसात भी बिना रुत के नहीं होती और जमाई जी भी बिना टेलीफोन करियो नहीं आवे। पहला फोन करना आई कि भाई ने कह दीजिए हमकले अगर आलू बने दे कहिए,
हाँ पनीर की सब्जी बना राख जे मैं आऊं 6 वाली बस में बीजा आजकल पूरी पूरी पहला खबर पहुंच जा। पहला टाइम में इतना साधन संसाधन होता कौन, खबरों बहुत दूरी पहुंचती आपस में। कोई एक गांव वालों दूजे गांव में जाता तो हाथ के परान भेजता कि भाई वहां पर जा रहे हैं, मेरे पीहर वालों को कह देना कि तुम्हारी बेटी राजी खुशी है। आजकल एडो सिस्टम है ही कौन, आजकल तो वीडियो कॉल चल रहे, ठीक है, डायरेक्ट वीडियो कॉल चल रही है, ठीक है। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, बहुत टेक्नोलॉजी। देखो हम जो अच्छा भी हैं, खबर मिल जाती है। देखो तो वास्तव में कहा जाता है कि उस समय मालदेव जी ने क्या किया, हुमायूं को मतलब टाला मटोला वाला जवाब दे दिया। तब हुमायूं कहा जाता है यहाँ जोगी तीर्थ से आगे चला गया, कहां पर, सिंध प्रांत में। अब मालदेव जी ने सोचा शेरशाह से दुश्मनी होगी, तो इसीलिए कहा जाता है जब हुमायूं जा रहा था तब उसके पीछे घोड़े दौड़ाए। कहीं कहीं आप देखो कौन कोई कुत्तो होवे ना आप डरगो है, वो ना तो होवे ना आप लार पग पटका फट 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 पग पटका, ठीक है। वो कुत्तो तेज दौड़ी, कहीं दौड़ी और तेज दौड़ी। अब हुआ क्या देखो, यहां पर सहायता तो करनी थी नहीं, सिर्फ उन्हें भगाना था। क्या करना था, तो हुमायूं ने घोड़े दौड़ाए, पकड़ना नहीं था, लेकिन ताकि शेरशाह सूरी को यह जवाब दे सके कि हमने हुमायूं को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन हम हुमायूं को क्या नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। और इस तरीके से हुमायूं चला गया सिंध प्रांत के अंदर। अब शेरशाह देखो इस एक नतीजे के कारण जोधपुर को दो बड़े युद्ध सहन करने पड़े। जिंदगी में कहा जाता है सही निर्णय लेना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है वही आपको जीवन में आगे या पीछे रखती है। डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होती है अपने लाइफ के अंदर, कि हम किस तरीके का निर्णय लेते हैं। ये एक निर्णय गलत लिया जिसके कारण जोधपुर को दो युद्ध सहन करने पड़े। एक तो जब हुमायूं का बेटा अकबर राजा बन जाएगा तब अकबर अपने पिता का बदला लेने के लिए हमला करेगा, किस पर, जोधपुर पर, ठीक है, मारवाड़ पर हमला करेगा। अपने पिता हुमायूं का बदला लेने के लिए मारवाड़ पर हमला करेगा। और दूसरा शेरशाह सूरी भी हमला करेगा, शेरशाह सूरी भी क्या करेगा, हमला। तो अब मालदेव जी पर याद रखना अगला जो युद्ध हम कर रहे हैं, अब शेरशाह सूरी और मालदेव जी के बीच अनबन हो गई है। क्या हो गई है, अनबन। लेकिन आई तो युद्ध करीजे नहीं, कोई न कोई कारण चाहिए। अब कारण क्या मिला देखो, सुनना। अब ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है जहां से प्रश्न आने की सबसे अधिक संभावना है, ध्यान रखना। देखो मालदेव जी जब यहां पर राज करते थे तब बीकानेर में कौन है, बीकानेर के राजा कौन हैं, तो बीकानेर के राजा हैं राव जैतसी। कौन है, राव जैतसी। बीकानेर के अंदर कौन है, राव जैतसी। राव जैतसी के बेटे हैं कौन, बताओ। बीकानेर के प्रथम राजा कौन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, बीकानेर के प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के राजा जिनके बेटे तो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत प्रसिद्ध थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ जिनके बेटे हैं, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के पिताजी का नाम, ठीक है, तो राव कल्याणमल जी। कई नाम हो तो राव कल्याणमल जी, कई नाम हो तो हम आधे हल्ला। और जिन टाइम प्रश्न पूछे नहीं उन टाइम भारमल जी करी, देख जो आधे हल्ला भारमल जी करी, क्योंकि जयपुर वाला हो ची, बल्कि राव कल्याणमल जी थे, याद रखना। ये दोनों यहां पर हैं, कहां पर, बीकानेर के अंदर। कहां पर, बीकानेर। अब इन दोनों में तो आपस में बताओ भाईपा है या नहीं है। यहां तो बीका जी के वंशज राज कर रहे हैं और यहां है जोधा जी के वंशज, कुल तो एक ही हैं, दोनों राठौड़ हैं। लेकिन मालदेव जी ने कहा जाता है कि इनसे भी अनबन होने के कारण मालदेव जी ने जितने युद्ध लड़े अपने दो सेनापतियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। एक का नाम था जैता और एक का नाम था कूपा। ये दो बड़े वीर थे, मालदेव जी के सेनापति थे। तो मालदेव जी ने जैता को कहा, जैता कूपा को कहा कि मैं जाकर क्या करूंगा, बीकानेर रियासत है, तुम दोनों जाओ और बीकानेर को मेरे लिए जीत कर आ जाओ। जैता कूपा गए, बीकानेर पर हमला किया और बीकानेर को जीत लिया। बीकानेर को क्या कर लिया, जीत लिया। युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते, ये 1542 की घटना है, 1542 ईस्वी की घटना है। लड़ते लड़ते कहा जाता है राव जैतसी तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और घायल अवस्था में राव कल्याणमल चले जाते हैं, कहां पर, दिल्ली। कहां पर चले जाते हैं, दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर कौन है, दिल्ली के अंदर हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी कोई एक ऐसा मौका देख रहा है कि मारवाड़ पर हमला करने का कोई क्या मिल जाए, मौका। शेरशाह सूरी को मौका मिल गया।
तो याद रखना शेरशाह सूरी अरबी थे। कौन थे? मुगल नहीं थे। मुगल और अरब वालों को अलग गिना, तुर्की कह सकते हो, तुर्की थे। तो तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन है? राव कल्याणमल जी। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले भी पहले कौन होंगे? राव कल्याणमल जी। आगे अकबर के समय 1570 के दरबार के अंदर ये अधीनता स्वीकार करेंगे। अब राव कल्याणमल जी चले गए सहायता मांगने के लिए, किससे? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने भरोसा दिया, बिल्कुल आएंगे, आएंगे क्यों नहीं, युद्ध की तैयारियां शुरू कर दो। शेरशाह सूरी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। ये जो युद्ध हुआ था, याद रखना, जैता कूपा या मालदेव जी की सेना और बीकानेर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कहते हैं पाहेबा साहेबा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाहेबा साहेबा का युद्ध। केड़ो युद्ध कहवे? पाहेबा साहेबा का युद्ध। तो पाहेबा साहेबा का युद्ध किनके मध्य हुआ? अरे किनके बीच हुआ? पाहेबा साहेबा का युद्ध। ठीक है, जैता कूपा और बीकानेर के शासक राव जैत सिंह, किनके बीच हुआ? राव जैत सिंह। याद रह जाए, युद्ध रो नाम पाहेबा साहेबा। ठीक है, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, पाहेबा साहेबा युद्ध। केड़ो युद्ध? पाहेबा साहेबा का युद्ध। और कल्याणमल जी चले गए वहां पर। अब शेरशाह सूरी युद्ध की क्या कर रहा है? तैयारी। युद्ध की क्या कर रहे हैं? तैयारी। शेरशाह सूरी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। इधर मालदेव जी को भी पता चल गया कि युद्ध होना निश्चित है, और जो जो युद्ध सीधे दिल्ली के साथ होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़ी सल्तनत के साथ टकराना, जो जो युद्ध राजस्थान के सीधे दिल्ली के साथ हुए, उनकी डेट जरूर याद रखना। जो भी लड़ा गया, तो वास्तव में कहा जाता है शेरशाह सूरी विशाल सेना लेकर आया इस तरफ से, और इस तरफ से मालदेव जी भी अपनी तैयारी करके आ गया। जैता और कूपा को कहा, ठीक है, आज वो मौका आ गया है जिसके लिए हमने ये सारा कर्म किए थे। कभी कभी व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं जीवन में किस उद्देश्य के लिए जन्मा हूं, और जितना जल्दी पता चल जाए वो व्यक्ति उतना आगे रहता है। हर किसी के प्राणी का इस धरती पर जन्मने का कुछ उद्देश्य होता है। जैता कूपा और मालदेव जी ने अपनी तैयारियां कर ली, और कहा जाता है उन्होंने अपनी सेना लेकर आ गए पाली के अंदर। पाली के अंदर सेना लेकर आ गए दोनों की। इधर मालदेव जी की सेना आ गई है, और इधर सेना आ गई है किनकी? अरे शेरशाह सूरी की। किनकी सेना? शेरशाह सूरी की। युद्ध लड़ा जा रहा है पाली के अंदर। कहां पर है? पाली के अंदर। पाली के अंदर दो गांव था। इधर तो एक गांव था गिरी गांव, और इधर गांव था सुमेल गांव। कौन सा गांव? सुमेल गांव। इनके बीच एक बड़ा खुला मैदान था। क्या था? खुला मैदान था। इसीलिए इस युद्ध को कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। क्या नाम पड़ गया? गिरी सुमेल का युद्ध। दो गांवों के मध्य लड़ा गया था। कौन कौन से गांव? गिरी और सुमेल। याद रह जाए, जैसे आगोड़ई और दुग्गर के मध्य कोई युद्ध लड़ा जाएगा तो कहेंगे आगोड़ई दुग्गर का युद्ध। तो मतलब उसी तरीके से ये है गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? डेट है 5 जनवरी 1544 ईस्वी। रट लेना ये डेट, नींद में भी याद रखना। मैंने ज्यादा डेट याद करने को नहीं कहा है, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544। वारे वाह, ये धुन भी बन सके। 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544, यानी 1544 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। याद रह जाएगा। अब आते हैं, आपको लेकर सीधे के सीधे चले जाते हैं रणभूमि में। ये हो गया आपका युद्ध का मैदान। ठीक है, ये खड़ा है भाई यहां पर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ठीक है, ये यहां पर शेरशाह सूरी की पीछे सेना है। पीछे सारी शेरशाह सूरी की क्या है? सेना। एक ये इतिहासकार लेकर आया है जिसका नाम है अब्बास खां। अब्बास खां, क्या नाम है? अब्बास खान ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है, यानी ये युद्ध में मौजूद था उस समय। ठीक है, और इधर है कौन? मालदेव जी। ठीक है, ये है मालदेव जी। ठीक है, ये है मालदेव जी, और ये है दो मालदेव जी के वीर सेनापति, जैता और कूपा। जैता और
कूपा, ये हैं दो सेनापति इनके, ठीक है, पूरे के पूरे। और ये है आपका यहां पर गिरी सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को, ठीक है। अब वास्तव में दोनों सेनाएं मैदान के अंदर हैं, दोनों सेनाएं कहां पर हैं? मैदान में, युद्ध की तैयारी है। अब दोनों इंतजार कर रहे हैं कि पहले युद्ध ये शुरू करे, पहले युद्ध ये शुरू करे। ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया, ना तो इधर से हमला हुआ ना उधर से, दोनों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। युद्ध जब लंबा खींचे तो एक पक्ष को नुकसान होना स्वाभाविक है, क्योंकि युद्ध के अंदर सैनिकों का मनोबल होता है ना, वो गिर जाता है। शेरशाह सूरी ने एक चाल चली, शेरशाह सूरी को पता था युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है, ये बराबरी का युद्ध था, कोई कमजोर युद्ध नहीं था। शेरशाह सूरी को लगा ये सूरी है, क्या है? सूरी, याद रखना, शेरशाह सूरी को लगा कि ऐसे तो हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे, कोई न कोई चाल चलनी चाहिए। कहा जाता है युद्ध के अंदर साम दाम दंड भेद सारे के सारे क्या रहते हैं? मंजूर हैं, सारे के सारी चीजें क्या है? मंजूर। शेरशाह सूरी ने चाल चली, यहां पर लगे हुए थे टेंट जैता और कूपा के। शेरशाह सूरी ने चांदी के 2 बोरे भरवाए, चांदी के 2 बोरे भरवा कर 1 बोरा रखवा दिया इनके टेंट के आगे, 1 बोरा रखवा दिया इनके आगे। और ये बोरे सारे चांदी की अशरफियों से भरे हुए थे। किन से? चांदी की अशरफियों से भरे हुए थे। और एक पत्र डलवा दिया कहां पर? मालदेव जी के टेंट में, कि तुम्हारे दोनों विश्वास पात्र सेनापति जैता और कूपा हमसे मिल गए हैं, सुबह होते ही हम युद्ध का शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करते ही तुम्हारे दोनों सेनापति किन में जाकर मिल जाएंगे? हमारी तरफ मिल जाएंगे। मालदेव जी को जब पत्र चला, मालदेव जी ने कहा यह हो नहीं सकता, जैता और कूपा स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, लेकिन युद्ध में किसी का पता नहीं चलता। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर पता तो करके आओ, पता तो करके आओ कि यह बात सही है कि नहीं। मालदेव जी के रात को गुप्तचर गए, इनके टेंट की आगे देखा, और टेंट के अंदर एक बोरा मिल गया, किससे भरा हुआ? चांदी से भरा हुआ। इनके यहां पर भी गए, चांदी से भरा हुआ बोरा मिल गए। मालदेव जी को लगा कि हमारे दोनों सेनापति मिल गए हैं, किससे? शेरशाह सूरी से मिल गए हैं। मालदेव जी ने अपने सैनिकों को कहा कि युद्ध हारने से तो बेहतर है हम वापस चले जाएं। मालदेव जी रातों रात अपनी सेना के साथ वापस आ गए मेहरानगढ़। कहां पर आ गए? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर वापस आ गए मालदेव जी अपनी सेना लेकर। सुबह जैता और कूपा जके, सिर्फ 5000 सैनिक इनके पास हैं और 5000 सैनिक इनके पास हैं। ये 5000 सैनिक इन दोनों के पास बचे थे, 5-5 हजार। बाकी सारी की सारी सेना कहां चली गई है? वापस। शेरशाह सूरी समझ गया हमने जो चाल चली थी वो चाल क्या हो गई? कामयाब। ये तो हमसे लड़ेंगे नहीं और हमारी जीत हो चुकी है, हमने इनको तोड़ दिया। क्या कर दिया? याद रखना, ये नीति होती थी पहले के समय में कि अगर शत्रु मजबूत हैं तो उसे टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए, उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया जाए। ठीक है। जब जैता और कूपा सुबह जगे तब जैता और कूपा को समझ में आ गया कि सेना क्यों वापस गई है। जैता और कूपा को जब एक बात पता चली तब जैता और कूपा ने कहा कि गद्दारी का दाग लग चुका है, भाई अमीट दाग लग चुका है। जब तक हमारे वंशज मारवाड़ के अंदर रहेंगे जैतावत और कूपावत, जब तक हमारे वंशज इस मारवाड़ के अंदर रहेंगे उनको गद्दार कहा जाएगा। ठीक है। तो आज समय है कि आज हमें युद्ध के अंदर, जैता और कूपा ने बुलाया अपने सैनिकों को और पूछा कि मारवाड़ पर गद्दारी का दाग तो हम पर लग चुका है, आज वीरों तुम्हारे पास मौका है, या तो युद्ध के अंदर हम लड़ते लड़ते अपने लहू से इस गद्दारी के दाग को मिटाएंगे। अगर यहां से आज चले गए तो हमें हमेशा गद्दार कहा जाएगा, मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के इतिहास में हमेशा गद्दार समझा जाएगा। तो हम शेरशाह सूरी से जीत तो नहीं पाएंगे, इनकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम मरेंगे इज्जत के खातिर। कहा जाता है सुबह हुई, जैता और कूपा ने भागने की बजाय सुबह होते ही युद्ध के नगाड़े बजा दिए। क्या बजा दिए? युद्ध के नगाड़े। शेरशाह सूरी ने जब ये देखा तो शेरशाह सूरी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा वापस चला गया है और सेनापति युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर शेरशाह सूरी ने कहा कि भाई अगर काफिर मरने के लिए आ ही रहे हैं तो काफिरों को मारो,
हमें भी आए हुए कुछ ठीक है थोड़ा सा हो जाएंगे। और कहा जाता है युद्ध शुरू हो गया सुबह के समय। इधर 10,000 सेना नेतृत्व में जैता कूपा अपने सिपाहियों के साथ टूट पड़े। अब यहां पर जैता और कूपा को जीतना नहीं था, यहां जैता और कूपा को अपनी मातृभूमि अपनी मिट्टी के लिए उस आन का रक्षा करनी थी, ताकि उनके आने वाले वंशजों को क्या ना कहा जाए, गद्दार। यानी इन्हें पता था हमारी मौत निश्चित है। उस समय सैनिकों को कहा था कि आज समय है, जो लौटना चाहते हैं लौट जाओ, लेकिन एक मौका है, अगर जिंदगी में आज मरे तो अमर कहलाए जाएंगे मारवाड़ के इतिहास में, लेकिन अगर आज चले गए तो गद्दार कहलाए जाएंगे। कहा जाता है जैता और कूपा उस युद्ध में इतनी वीरता से लड़े, इतनी वीरता से लड़े कि दोपहर तक का समय हुआ और शेरशाह सूरी की हार होने की कगार पर पहुंच गया। शेरशाह सूरी को अपने घोड़े से उतरना पड़ा। उतरकर कहा जाता है शेरशाह सूरी को अपनी खुदा की इबादत करनी पड़ी कि हे खुदा 1 घंटे और बचा ले, तब तक दिल्ली से और सेना आ जाएगी। कहा जाता है कि तब कोई एक सैनिक था जो कुछ 20-1 हजार की सेना लेकर शेरशाह सूरी को सहायता करने के लिए आ गया, और बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत पाया था। जैता और कूपा ऐसा लड़े इतिहास के अंदर कि उस युद्ध के बाद अमर हो गए। जब तक मारवाड़ के इतिहास में जब भी कोई बात होगी, जैता और कूपा की वीरता की कहानियां सुनाई जाएगी। जैता और कूपा ने, कहा जाता है 10,000 सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी दिल्ली के बादशाह को हार की कगार पर पहुंचा दिया, और उन्हें खुदा को याद करके बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत पाया। एक कवि की पंक्तियां हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं सुनना। ऐसे वीरों को देखकर ही उन्होंने कहा होगा कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, बोलो वाह वाह, कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। यानी जैता और कूपा तो युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन ये कैसे लड़े थे? इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि युद्ध की क्या दशा रही होगी। शेरशाह सूरी की आधी से ज्यादा सेना घायल हो चुकी थी। शेरशाह सूरी मरते मरते बचा था इस युद्ध के अंदर, और युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था मैं 1 मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। ये टिप्पणी इतनी प्रसिद्ध है राजस्थान में। कहा था मैं 1 मुट्ठी बाजरे के लिए, 1 मुट्ठी बाजरे के लिए युद्ध हो रही है, ठीक है। हाँ, हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। किस युद्ध के बाद? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। और शेरशाह सूरी ने कहा कि अगर जैता और कूपा जैसे वीर सेनापति अगर मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान का राजा होता, एक छत्र हिंदुस्तान पर क्या करता, राज। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होता जो मुझे पराजित कर पाता, अगर जैता और कूपा जैसे वीर मेरे पास होते। शेरशाह सूरी जीत गया। ये खबर जब मालदेव जी को पता चली तो मालदेव जी ने अपना सिर पकड़ लिया कि क्यों मैंने अपने ऐसे वीर सेनापतियों पर क्या किया, संदेह। काश मैं उस समय इनके साथ रहा होता तो दिल्ली किसकी होती? मालदेव जी की। किनकी होती? दिल्ली मालदेव जी की होती। अगर वहां से इनको सहयोग मिलता, इनकी सेना आई जैसे इनकी सेना रही होती, तो क्या शेरशाह सूरी टिक पाता? इसीलिए उसने कहा था मैं 1 मुट्ठी बाजरा। 1 मुट्ठी बाजरा किसे कहा? मारवाड़ को। किसको कहा? मारवाड़ को कहा था कि 1 मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। यानी मैं पूरे हिंदुस्तान का राजा हूं, लेकिन एक छोटे से मारवाड़ को जीतने के लिए मैं अपनी संपूर्ण रियासत को क्या कर देता? बलिदान कर देता। ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। मालदेव जी को बड़ा धक्का लगा। शेरशाह सूरी की सेना आई यहां पर। मालदेव जी, कहा जाता है, ठीक है, इस युद्ध का भार सौंप कर चले जाते हैं। कुछ समय में मेहरानगढ़ पर कब्जा हो जाता है शेरशाह सूरी का। किनका हो जाता है? शेरशाह सूरी का कब्जा हो जाता है। कब्जा होने के बाद शेरशाह सूरी दक्षिण अभियान की तरफ चला जाता है। महाराष्ट्र की एक जगह होती है कालिंजर की जगह है, कालिंजर एक जगह आई हुई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कालिंजर के अंदर 1545 ईस्वी के अंदर शेरशाह सूरी लड़ रहा था। शेरशाह सूरी की जो तोप थी उससे गोला नहीं छूट रहा था। शेरशाह सूरी ने कहा हटो, ठीक है,
तुम्हारा राजा चलाएगा गोला, ठीक है, चलाना तो आता है नहीं। शेरशाह सूरी ने तोप ली, उसमें बारूद भरा, बारूद के अंदर आग लगाई गई, लेकिन गोला आगे नहीं गया, पीछे आ गया। कहां आ गया? पीछे आ गया। और शेरशाह सूरी उस गोले के धमाके से मारा गया। शेरशाह सूरी के मारे जाते ही मालदेव जी ने वापस कब्जा कर लिया। कहां पर? मेहरानगढ़ पर। कहां कब्जा कर लिया? मेहरानगढ़ पर क्या कर लिया? कब्जा। और 1562 के अंदर मालदेव जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मालदेव जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किनकी? मालदेव जी की। और इस तरीके से मालदेव जी की कहानी का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है। एक मुंशी देवी प्रसाद थे। कौन थे? मुंशी देवी प्रसाद, जिन्हें कानून की माता कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, इनको एक उपनाम दिया जाता है मुंशी देवी प्रसाद को। इनको कानून की माता कहते हैं। कानून की अत्यधिक जानकारी थी इनको। कानून की क्या कहा जाता है? माता कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने एक ग्रंथ लिखा था, मालदेव चरित्र। क्या लिखा था? मालदेव चरित्र नाम से एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने मालदेव जी का मूल्यांकन किया है कि मालदेव जी बहुत बड़े वीर थे। बहुत जिंदगी में इन्होंने अपने जीवन में बहुत ख्याति अर्जित की। मारवाड़ की सीमाओं को खूब बढ़ाया। सोजत, मेड़ता, नागौर, पाली, ठीक है, सभी जगहों को इन्होंने जीत लिया। लेकिन इन्होंने एक युद्ध के अंदर सिर्फ जैता और कुपा को पहचानने की भूल कर दी, जिसके कारण वो दिल्ली को नहीं जीत पाए। तो वास्तव में ये थे मालदेव जी राठौड़। ठीक है, आज अपन इतना ही